तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अब नाइन्थ क्लास का टैलेंट टेक्स्ट का पेपर जो 12 अक्टूबर को हुआ था वो करने जा रहे हैं, है ना। और ये इसका जो सेट है वो अपना पेपर कोड एफ है। आप अपने आप से क्वेश्चन मैच करके इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। आइए अपन सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अपने को दो सैंपल दे रखे हैं एक्स और वाई, जिनमें से एक्स जो एक मिक्सचर है और वाई एक कंपाउंड है, वो भी आयरन और सल्फर के, ठीक है। अब हमने को बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब आइए पढ़े। तो पहला लिखा है सैंपल एक्स इज फॉर्म बाय हीटिंग आयरन एंड सल्फर टुगेदर। जी ये गलत है, क्यों? क्योंकि एक मिक्सचर एक्स अपना मिक्सचर है और हीटिंग करने से जो कंपाउंड अपन ने जो लिए हैं आयरन एंड सल्फर कंपाउंड बनता है हीट करने से, ठीक है। तो मिक्सचर नहीं रहेगा, तो ये पहला गलत हो गया। फिर सैंपल वाई पोजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ आयरन एंड सल्फर। मतलब सैंपल वाई विल हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ आयरन एंड सल्फर। तो ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि जब अपन एक कंपाउंड बनाते हैं तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल है, वो उसकी प्रॉपर्टी लूज कर देगा। तो इसका आंसर ये भी गलत है। फिर अपना आता है कि सैंपल एक्स पोजेसेस फिक्स्ड कंपोजिशन। नहीं, अब क्या है, एक्स का एक मिक्सचर है तो उसका कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है। और फिर लास्ट ऑप्शन अपने पास आता है कि सैंपल वाई कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ मैग्नेट। ये ऑप्शन सही है, क्यों? क्योंकि अब उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गई है, तो आयरन की अब ओरिजिनल प्रॉपर्टी लूज कर दी, तो वो मैग्नेट से अट्रैक्टेड नहीं होगा और इसलिए वो सेपरेट भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर फोर्थ है, ठीक है। फिर अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70, वाई डज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज when the stream of air is blown over the surface even if the air is at the same temperature as the liquid। तो सिंपल सी बात की है कि अपने पास एक वाटर है, अपन ने उसको लिक्विड ले रखा है और वो इवेपोरेट हो रहा है, और अपन ने उसके ऊपर हवा चलाई, बेसिकली अपन ने उसके ऊपर स्टीम एयर को ब्लो किया, वो भी सेम टेम्परेचर ऑफ लिक्विड पे। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट क्यों होता है? क्यों? बेसिकली पढ़िए यहाँ पे, जो हवा है वो वाटर वेपर को रिड्यूस कर देती है लिक्विड के ऊपर से। तो उस चक्कर में बेसिकली क्या होता है कि लिक्विड के ऊपर से जब वाटर वेपर हट जाते हैं तो लिक्विड के पास ज़्यादा स्पेस है वाटर वेपर में कन्वर्ट होने की, और इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। तो उसका आंसर सेकंड हो जाएगा। फिर अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है कि मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। तो अपन आते हैं, तो इसमें ये देखिए उनकी कैलोरीफिक वैल्यू मैच करनी है अपने को। यहाँ पे मटेरियल दे रखा है और उनकी कितनी कैलोरीफिक वैल्यू है। सबसे पहला वुड्स, वुड्स की थोड़ी कम होती है ना। तो 35,000 बहुत जा रहा है, 17,000 भी जा रहा है, और 25,000 और फिर 6,800 है। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं काउडंग केक भी दे रखा है, तो इसकी 6,000 to 8,000 होती है, इसकी सबसे कम है। तो वुड का अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे लिख देते हैं अपन, सॉरी यहाँ पे नहीं, 1 अपना आएगा यहाँ पे। फर्स्ट का क्यू है, ठीक है। सेकंड काउडंग स्केल, उसका अपने पास आ जाएगा 4s, है ना। तो फोर्थ सेकंड का अपने पास हो गया s। फिर थर्ड कोल पे आता है, कोल की कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी इन सबसे, तो अपना कोल का हो जाएगा r, है ना। तो यहाँ पे अपने पास थर्ड आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो होती है वो अपनी बायोगैस की होगी, जैसे एलएनजी हो गया, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड गैस होती है, ठीक है। और वो उसी चक्कर में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जैसे होगी अपने पास सीएनजी। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू होता है, कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ पे अपने पास फोर्थ आ जाएगा। तो अपन देखें अपना कौन सा आंसर बैठ रहा है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, एक सेकेंड, 18। तो फर्स्ट का क्यू, सेकंड फर्स्ट का क्यू इसमें, और ये अपना आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड अपना करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। फिर अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, है ना। एक ठीक है। अपन आए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन असम, गलत है ये, ठीक है। कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग इन द फर्स्ट टाइम इन न्यूयॉर्क अराउंड 1810, जी ये बात सही है, ठीक है। फिर some inexhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas are formed from dead remains of living organisms। पहली बात, ये बात तो सही की कि कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस डेड रिमेन से बनते हैं, पर ये अपने एग्जॉस्टेबल है, ये आगे जाके अगर कंटिन्यूस यूज करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 अभी तक गलत है, और क्वेश्चन स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट थर्ड गलत है। फिर इन इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेसिंग ऑफ कोल आर कोक, कोल टार एंड कोल गैस, जो बात सही है।
तो अपना आंसर इसके अंदर फर्स्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये दिक्कत है कि ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे ढंग से दे नहीं रखा कि जो थर्ड, यहाँ पे थर्ड आना चाहिए था, उनने जो सेकंड मेंशन कर रखा है, ठीक है। फिर अपन आते हैं इस नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, तो अपने को एक एक साइड पे दे रखा है कि किस टाइप का कोलॉइड है, और उसके आगे उसका एग्जाम्पल दे रखा है। अब अपने को मैच करना है कि कोलॉइड के सामने उसका सही टाइप ऑफ एग्जाम्पल लिखा है या नहीं लिखा। पहले अपन आते हैं फर्स्ट पे, गैस इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, तो उसका एग्जाम्पल चीज़ दे रखा है जो गलत है, ये गलत है, ठीक है, एक सेकेंड, ये गलत दे रखा है। फिर सेकंड दे रखा है अपने को लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन गैस, उसको मिल्क कहते हैं जी, ये भी गलत है। थर्ड अपने को कह रखा है सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, उसे प्यूमाइन स्टोन होता है एग्जाम्पल, वो भी गलत लिख रखा है। फोर्थ ऑप्शन है लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, उसका एग्जाम्पल जली दे रखा है, जो बिल्कुल सही है। अब ना बात है क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में अपने को दिया गया है कि लिस्ट ऑफ मटेरियल दे रखा है, और उसके आगे लिखा है कि कौन कौन सा उनमें से फ्लेम देता है, ठीक है। और अपने को बताना है कि जो इनने मेंशन किया हुआ है कि कौन सा फ्लेम देता है नहीं देता, वो सही है या नहीं है, ठीक है। अब हम बनाए इस पे, तो कैंडल जो है वो फ्लेम देता है, ये बात सही कह रखी है। मैग्नीशियम बर्न होता है तो वाइट फ्लेम देता है, ये बात भी सही कह रखी है। इनने कहा कि चारकोल जो होता है बर्न करने पे फ्लेम नहीं देता, बात सही है, ये भी सही कह रखा है इनने। कैरोसिन जो होता है बर्न करने में फ्लेम नहीं देता, ये बात इनने गलत मेंशन कर रखी, कैरोसिन बर्न होने पे फ्लेम प्रोवाइड करता है, ठीक है। कैम्फर जो है वो भी फ्लेम प्रोवाइड कर रहा होता है। अब जैसे कुछ लोगों का कहना है कि कोल फ्लेम प्रोवाइड करता है, कोयला जलाते हैं, पर नहीं, कोयला बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, पर एक्चुअली उसकी खुद की कोई ऐसी नोटिसेबल फ्लेम नहीं होती, तो इनने ये यहाँ पे गलत मेंशन कर रखा है। तो फोर्थ और फिफ्थ अपना गलत हो गया है ना। अब यहाँ पे ऑप्शंस की यहाँ पे इनने दिक्कत क्या है, यहाँ पे इनने नहीं दे रखा है सारे के सारे, है ना। तो इनकरेक्ट अपने ऑब्जर्वेशन तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स, अच्छा हाँ यहाँ पे सॉरी मैंने गलती कर दी, कैम्फर फ्लेम देता था वो मैं लिखना भूल गया, तो कैंसर भी फ्लेम नहीं देता, तो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स तीनों गलत है, तो अपना ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, सॉरी सॉरी क्वेश्चन नंबर 22। इनने कहा है कि अपन ने हॉट वाटर को फ्रीजिंग कंपार्टमेंट के अंदर रखा है ना, और अपन ने एक ग्राफ ड्रॉ किया है कि टेम्परेचर अगेन अगेंस्ट टाइम, ठीक है। और अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ एक्चुअली वेरी करेक्टली दिखाता है कि क्या टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन हो रहा है टाइम के साथ। तो अपन ये जानते हैं अगर अपन ने हॉट चीज़ को रखा है ना, और फ्रीज़र के अंदर, तो धीरे धीरे ठंडी होने लगेगी, और फिर बाद में जाके अगर अपन ने बॉइलिंग वाटर को रखा जैसे कि, है ना, तो वो बाद में जाके पहले ठंडा होगा और फिर वो फाइनली जाके जम जाएगा बर्फ़ में, ठीक है। अब क्या हो रहा है, पहले तो टेम्परेचर हाई है, फिर वो लो होगा 0 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। फिर यहाँ पे पानी जो है, जो वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस जब तक नहीं जाएगा जब तक वो सॉलिड में क्रिस्टलाइज नहीं होने लग जाता, और फिर थोड़ी सी देर रुकने के बाद उसका टेम्परेचर और रिड्यूस होगा, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। फिर अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अपने पास आता है पेज नंबर 20, अपन क्वेश्चन नंबर 23 से चालू करेंगे, है ना। अब है अपना पहला स्टेटमेंट देखा है, कोक कोल tar एंड क्रूड ऑयल और ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेशन ऑफ कोल। तो जी ये स्टेटमेंट गलत है, इसमें कोक और कोल tar तो अपने को प्रोसेशन ऑफ कोल से मिलता है, पर अपने को जो क्रूड ऑयल है वो पेट्रोलियम से नेचुरली ऑब्टेन्ड होता है, तो अपना स्टेटमेंट नंबर 1 फॉल्स हो गया। तो अपन स्टेटमेंट 2 की बात करें तो नेफ्थलीन बॉल्स आर यूज्ड टू रिपेल मॉथ्स और ऑब्टेन फ्रॉम कोल गैस, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्यों, क्योंकि नेफ्थलीन बॉल्स जो होती है वो नेफ्थलीन से बनती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर बोथ फॉल्स, तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। तो अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल एग्जिस्टेड लिक्विड एज 0 डिग्री सेल्सियस, सॉलिड एट -15 डिग्री सेल्सियस एंड गैस एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका बेसिकली मतलब क्या, अपने को सब्सटेंस दे रखे हैं PQRS, और उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है। अब अगर मेल्टिंग पॉइंट उसका -15 डिग्री सेल्सियस से कम है, कम का मतलब आप अगर -19 डिग्री सेल्सियस है या -20 डिग्री सेल्सियस है, तो वो सॉलिड ही रहेगा। पर अगर -15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, जैसे -13 डिग्री सेल्सियस है, -10 डिग्री सेल्सियस, तो वो मेल्ट कर जाएगा। और वहीं पे वो गैस की फॉर्म में कब होगा, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस से अगर कम है, तो वो गैस की फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट पी का अगर -19 डिग्री सेल्सियस है, तो जी नहीं, ये तो सॉलिड ही रहेगा, है ना।
और यहाँ पे हो रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। क्यू पे आते हैं, क्यू -13 डिग्री सेल्सियस है इसका मेल्टिंग पॉइंट, तो ये एट 15 डिग्री सेल्सियस ये अपना सॉलिड रहेगा, ठीक है। और गैस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 39 डिग्री सेल्सियस है, तो ये गैस रहेगा 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो अभी तक तो ये आंसर अपना करेक्ट हो गया, 24th का सेकेंड ऑप्शन। पर अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 25th। यहाँ पे कहा गया कि अपन ने 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट को मिक्स किया है वाटर के अंदर, और जो वाटर का अमाउंट है वो 9 टाइम्स द अमाउंट ऑफ सॉल्ट है। तो अगर अपन ने 40 ग्राम सॉल्ट लिया है, तो इसका 9 टाइम्स अपने पास आ जाएगा 360 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। और अपने को वेट बाय वेट परसेंटेज पूछा है कि अपन ने जब ये जो सॉल्यूशन बनाए हैं उसका मास बाय मास या वेट बाय वेट परसेंटेज कितना है। तो टोटल सॉल्यूशन का जो मास है अपने को पता चल गया 360 + 40, 400 ग्राम अपने पास टोटल सॉल्ट सॉल्यूशन का वेट है, ठीक है। और वेट बाय वेट परसेंटेज जो आता है अपने पास, या मास बाय मास परसेंटेज, वो होता है सोल्यूट अपॉन वेट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 40/100 इंटू 100, है ना। और इसको यहाँ कर सकते हैं, तो अपने पास 10% आंसर आ जाए, तो यहाँ पे 25th का फोर्थ ऑप्शन हो गया, ठीक है। फिर अपन आते हैं अगले क्वेश्चन में, 26th क्वेश्चन पे। अब अपन क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है कि अपन ने 4 सैंपल लिए, हर सैंपल के अंदर अपन ने एक सॉल्यूशन बनाया, और सॉल्यूशन का अपने को वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखा है, वो टिंडल इफेक्ट शो करता है या नहीं करता, उसकी क्या स्टेबिलिटी है, और किस टाइप का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसको आसान तरीका, बड़ा फास्ट तरीका करने का ये है कि आप आखिरी की 3 कंडीशंस देख लीजिए। आप कैलकुलेशन करने लगेंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है, तो आखिरी की 3 कंडीशंस पर देखते हैं अगर हो पाता है या नहीं हो पाता। तो अपन आए सबसे पहले कि 80 ग्राम ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट इज मिक्स्ड इन 640 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये जब हो रहा है, इसमें क्या होता है कि एक ट्रू सॉल्यूशन बनता है, और ट्रू सॉल्यूशन की खास बात क्या है, वो स्टेबल होते हैं और वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखा रहा, और साथ में स्टेबल है और ट्रू सॉल्यूशन दे रखा है टाइप ऑफ सॉल्यूशन में, तो ये अपना सही है। फिर अपन से कह रहे हैं कि कंसनट्रेशन 11.2 दे रखी है, और सैंपल 2 में अपन ने स्टार्च को मिक्स किया वाटर के साथ। तो स्टार्च को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो एक कोलाइडल सॉल्ट बनता है, और यहाँ पे अपने कोलाइडल सॉल्ट की बात क्या है, वो स्टेबल होते हैं और टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। तो लाइट तो स्कैटर कर रहे हैं, टिंडल इफेक्ट तो दिखा रहे हैं, पर यहाँ पे अनस्टेबल मेंशन कर रखा है, तो सेकंड ऑप्शन अपना गलत हो गया, ठीक है। फिर अपन आते हैं थर्ड पे। थर्ड पे अपन को वापस से क्या बोला है कि अपन ने चॉक पाउडर को डिजोल्व किया है 300 ग्राम ऑफ वाटर में। जब चॉक को अपन डिजोल्व करते हैं, चॉक पाउडर को 300 ग्राम ऑफ वाटर में, तो वो एक चॉक जो है वो अनसॉल्यूबल है, तो वो एक सस्पेंशन या एक सस्पेंशन फॉर्म करता है, और सस्पेंशन जो होता है एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक है। तो साथ ही जो टिंडल इफेक्ट तो दिखाएगा पर वो अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे टिंडल इफेक्ट तो है पर अनस्टेबल है, पर टाइप ऑफ सॉल्यूशन अपना कोलाइड्स नहीं होके हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है या सस्पेंशन होता है, तो ये अपना थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर अपन आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में अपन ने क्या किया कि अपन ने 25 ग्राम ऑफ सॉल्ट को डिजोल्व किया 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, और अपन से क्या बोल रखा है कि इसकी सॉल्युबिलिटी 38.9 ग्राम है 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये 38.9 ग्राम डिजोल्व हो सकता था सॉल्ट, पर सिर्फ 25 ग्राम डिजोल्व हुआ, तो ये अभी अनसेचुरेटेड है, इसमें और सॉल्ट डिजोल्व हो सकता है। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो है वो गलत हो गया, और ये ऑप्शन भी गलत है, तो इसका आंसर हो गया अपने पास फर्स्ट। फिर अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हमारे पास 4 क्वेश्चन बचे हैं। हम्म अब आया अपन क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा होता है अपन से, अ स्टूडेंट वाज ट्राइंग टू मेक अ मैच स्टिक विद अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट पोटेशियम along with glue and starch. These were applied to the head of a suitable wood match. Which of the following chemical ignites when struck against a rough surface? पहली बात तो अपन देखें यहाँ पे अपने को जो सारे कंपाउंड्स और सब्सटेंस दे रखे हैं जो अपन को मैच बनाने के काम में है, उसमें से ग्लू और स्टार्च तो अपने को बाइंडिंग और फिलिंग की तरह काम में आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बंद करने में हेल्प नहीं करते, और साथ ही साथ में अपना जो अपन क्या बोलेंगे उसे, मेनली वाइट फॉस्फोरस होता है जो अपने को हेल्प करता है बंद करने में। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत हाई रिएक्टिविटी होती है और बहुत लो टेम्परेचर पे बंद करना चालू कर देता है। इस चक्कर में अपना इसका आंसर हो जाएगा वाइट फॉस्फोरस, है ना। फिर अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, ठीक है। एक सेकंड। हम्म अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि सम होमोजेनियस सब्सटेंस आर प्योर सब्सटेंस।
तो बात सही है कि सम होमोजेनस सब्सटेंस जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। होमोजेनस का मतलब एग्जैक्टली सेम होना, ठीक है, और प्योर सब्सटेंस मतलब एक वो एकदम एक जैसे हुए। तो अगर अपन बात करते हैं चलो कॉपर की, तो कॉपर एक होमोजेनस सब्सटेंस और एक प्योर सब्सटेंस दोनों है, ठीक है। ऑल, तो ये अपना पहला स्टेटमेंट तो ऐसे है करेक्ट। फिर अपना आता है ऑल होमोजेनस सब्सटेंस आर नॉट प्योर सब्सटेंस, तो बात बिल्कुल सही की। अब अपन बात करें ब्रास की, तो ब्रास एक अलॉय है जो दो अलग अलग मेटल्स से मिलके बना होता है। तो वो एक होमोजेनस सब्सटेंस तो है, पर वो प्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें दो डिफरेंट मेटल्स का कंपोजिशन है, तो प्योर नहीं रहा। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि नॉट ऑल होमोजेनस सब्सटेंस आर प्योर सब्सटेंस, ये बात सही है। और इसका अपना जो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलियम। गैलियम स्टेटमेंट वन को कैसे फॉलो करता है? होमोजीनियस सब्सटेंस कैन बी प्योर सब्सटेंस, ही बात है, एक होमोजीनियस सब्सटेंस भी है साथ में प्योर भी है। और दूसरा अपन बात करते हैं ब्रास की, तो ब्रास जो होता है वो एक होमोजीनियस सब्सटेंस है, एक अलॉय है, पर वो प्योर सब्सटेंस नहीं क्योंकि दो डिफरेंट मेटल से मिलकर बने हैं। फिर अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर मेकिंग फोटोग्राफिक मटेरियल। सही बात है, अपन क्या करते हैं जो नेफ्थलीन होता है ना, वो इससे ही एक्सट्रैक्ट होता है, और नेफ्थलीन को अपन यूज़ करते हैं डाई बनाने के लिए या फोटो केमिकल्स बनाने के लिए जो अपने फोटोग्राफिक मटेरियल हो गए। तो पहला स्टेटमेंट तो अपना सही है। दूसरा आता है कोक इज़ यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो बात सही है, कोक जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिडक्शन पावर रखता है, तो वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसको अपन यूज़ करते हैं मेटल एक्सट्रैक्शन में, तो ये भी पॉइंट सही है। फिर अपने पास आता है थर्ड पॉइंट, लुब्रिकेटिंग ऑयल इज़ यूज फॉर मेकिंग पेंट्स। जी ये गलत है। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स जो होते हैं अपने पेंट बनाने की कंजम्पशन में नहीं, बल्कि फ्रिक्शन रिड्यूस करने के काम में आते हैं, तो अपना थर्ड स्टेटमेंट है जो गलत है। और फोर्थ स्टेटमेंट है कि सीएनजी यूज फॉर पावर जनरेशन, जो बात सही, फ्यूल की तरह एक्ट करता है, तो अपना थर्ड आंसर हो गया, क्योंकि अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना था। फिर अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 ये पूछ रहा है कि अगर अपन ने एक बीकर के अंदर बीकर है और अपन ने उसको बर्नर पर रख रखा है, और जब उसमें वाटर स्टार्ट करता है बॉईल करना, तो अपन ये ऑब्जर्व करते हैं कि काफ़ी टाइम तक वाटर बॉईल हो रहा है पर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा 100 डिग्री सेल्सियस, और इस बात से अपन पजल्ड है। तो अपने को ये बताना है कि रीज़न क्या है कि ये जो एनर्जी जो है वो कहाँ जा रही है अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा। पहला, ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स एट फ्रीजिंग पॉइंट। तीस दूसरा अपना है ओवरकम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल अबव बॉइलिंग पॉइंट। पहला ऑप्शन अगर अपन समझें तो ये फ्रीजिंग पॉइंट पे नहीं हो रहा, ये अपना बॉइलिंग पॉइंट पे चल रहा है काम, अपन बॉईल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, ओवरकम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल अबव बॉइलिंग पॉइंट। ओवरकम जो होता है फोर्सेस को बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये एट बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसके अबव तो ऑलरेडी जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है उनको डिसॉल्व कर दिया गया है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वेपर फेज। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा होता, जो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बढ़ रही। फोर्थ, ओवरकम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स एट बॉइलिंग पॉइंट। जो मैंने अभी कहा था आपसे, लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एट बॉइलिंग पॉइंट को ओवरकम करता है ना। तो यहाँ पे अपना फोर्थ ऑप्शन हो गया। एंड थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना।